हेलो अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में मैं आपको पेपर 3 के हवाले से बताऊंगा कि जी पेपर 3 में आपने टेबल कैसे कंप्लीट करना है। और अक्सर बच्चों का डाउट रहता है कि जी कब सिग्निफिकेंट फिगर देखते हैं, कब डेसिमल प्लेसेस देखते हैं। तो अगर आपके जहन में इस तरह का क्वेश्चन है और आपको कन्फ्यूजन है कि टेबल कैसे कंप्लीट करते हैं और टेबल में एग्जामिनर किस चीज़ को देखता है और उसकी वेटेज क्या है, तो ये वीडियो आप एंड तक देखिएगा। सबसे पहले देखते हैं जी कि कैम्ब्रिज जो है वो जो सिलेबस है वो क्या कहता है अबाउट टेबल और डाटा को प्रेजेंट कैसे किया जाता है। ओके, सो सिलेबस को देखते हुए आपको इस बात का अंदाज़ा हो जाएगा कि जी इसकी वेटेज क्या है और कैम्ब्रिज क्या डिमांड करती है। ओके, सो प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा and observation table of the results. Candidates should be able to present numerical data and values in a single table of the results. अब देखिए, मल्टीपल टेबल नहीं बनाने, आपने सिंगल टेबल बनाना है। रिकॉर्ड ऑल डेटा इन टेबल इन द टेबल, ड्रॉप द टेबल इन एडवांस ऑफ टेकिंग रीडिंग्स सो दैट दे डोंट हैव टू कॉपी अप देयर रिजल्ट्स। अब देखें, टेबल एडवांस बना लें पहले ही, और आप देख लें कि जी आपके टेबल में कितने कॉलम रॉ डाटा के लिए होंगे। यूजुअली दो होते हैं। फिर उसके बाद जो है आपके पास कैलकुलेटेड डाटा के लिए कितने कॉलम्स होंगे, तो वो आपको इंस्ट्रक्शन में गिवन होगा। यूज ऑफ कॉलम हेडिंग्स दैट इंक्लूड बोथ क्वांटिटी एंड यूनिट। सो हेडिंग में क्वांटिटी और यूनिट दोनों शामिल होना चाहिए। दैट दैट कंफर्म द एक्सेप्टेड साइंटिफिक कन्वेंशंस आपने यूज करनी है। ऐसा नहीं है कि जी किसी सिंबल की यूनिट अपने से डिफाइन कर दें, नो। जिसकी एग्जांपल दे रहा है, एज एन एग्जांपल ऑफ द एक्सेप्टेड साइंटिफिक कन्वेंशन इन द कॉलम हेडिंग्स, इफ द क्वांटिटी बीइंग मेजर्ड इज करंट इन मिली एम्पेयर्स, देन इस तरह आपने लिखना है आई स्लैश मिली एम्पेयर वुड बी यूजुअल वे टू राइट द कॉलम हेडिंग्स, बट आई इन मिली एम्पेयर आर आई ब्रैकेट डाल के आर बोथ मे बी रिटन इन वर्ड्स रेदर देन द सिंबल। अच्छा जी, ये जो चीज़ है ना, इस तरह अगर आप लिखेंगे जी करंट मिली एम्पेयर में और ये चीज़ है, और करंट स्लैश मिली एम्पेयर वुड बी अलाउड, इस तरह एक्सेप्ट कर लेगा, लेकिन बेहतर तरीका ये है। हेडिंग सच एज आई मिली एम्पेयर और जस्ट मिली एम्पेयर आर नॉट एक्सेप्टेबल। The quantity and the unit are both may be written in words rather than the symbols. Conventional symbols or abbreviations such as potential difference may be used without any explanation. Recording of the data observation and calculation, candidates should be able to record raw readings of quantity to be the same degree of precision. अब देखें, आपको ये समझना पड़ेगा कि जी रॉ रीडिंग्स क्या होती है। वो रीडिंग जो आप किसी डिवाइस से मेजर करते हो, ठीक है, जो नोट करते हो, उसको रॉ रीडिंग्स कहते हैं। और एक क्वांटिटी की तमाम रीडिंग्स की प्रिसीजन सेम होनी चाहिए। यहाँ पे डेसिमल प्लेसेस का चक्कर आ गया कि एक कॉलम में रॉ रीडिंग की जो तमाम वैल्यूज हैं, दे शुड बी रिकॉर्डेड टू सेम नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस। कैलकुलेट other quantities from their raw data, show their working in calculations and key steps in their reasoning, use and justify the correct number of significant figures in calculated quantities. जब भी याद रखो, कैलकुलेटेड क्वांटिटी की बात करेंगे तो वहां पे सिग्निफिकेंट फिगर देखेंगे, और जब हम रॉ डाटा की बात करेंगे वहां पे आपके पास डेसिमल प्लेसेस देखेंगे। तो आपको सिर्फ दो ही चीज़ों से वास्ता पड़ता है, पहले रॉ डाटा होता है, फिर उससे कैलकुलेटेड डाटा। फॉर एग्जाम्पल, if one measurement of length in column of raw data is given to nearest millimeter, then all lengths in the column should be given to nearest millimeter. ऐसा नहीं हो सकता कि जी आपके पास ये लेंथ है सेंटीमीटर में, आप पहले लिखें जी 5.0 सेंटीमीटर, और नेक्स्ट वैल्यू फॉर एग्जांपल आपकी 17 लिख रहे हैं, और नेक्स्ट जो है वो 20.0। तो अब आप क्या गलती कर रहे हैं, आप खुद बता सकते हैं यहाँ पे कि जी इस इंस्ट्रक्शन के मुताबिक आपने इसको 1 डेसिमल प्लेस पे रिकॉर्ड कर लिया, इसको 1 डेसिमल प्लेस पे रिकॉर्ड कर दिया, तो अब देखें इसको 1 डेसिमल प्लेस पे रिकॉर्ड नहीं किया, तो आपको ये कंसिस्टेंसी ऑफ द डेटा का नंबर आपका लूज हो जाएगा। गॉट इट?
ओके जी। और दूसरी चीज कि जी द डिग्री ऑफ प्रिसिजन कैसे लिखनी, शुड बी compatible with the measuring instruments used. It would be inappropriate to record a distance made on the millimeter scale as either 2 centimeter or 2.00 centimeter. आपको पता है कि जो मिलीमीटर स्केल होता है उस पर लीस्ट मेजरमेंट जो है वो 1 मिलीमीटर तक ली जा सकती है। तो उसको जब आप भी रिकॉर्ड करेंगे तो अप टू 1 डेसिमल प्लेस रिकॉर्ड करेंगे इन सेंटीमीटर। ओके, you cannot write 17, you should write it 17.0 centimeter, or you can't write 2.00 centimeter। ओके, जब आपके पास मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट जो है माइक्रोमीटर या वर्नियर कैलिपर उस चीज में जाएंगे तो उनके फिर डेसिमल प्लेसेस डिफरेंट होंगे। ठीक है, या वोल्ट मीटर है और वो 2 डेसिमल प्लेस तक रिकॉर्ड कर रहा है सारी वैल्यूज, फिर आपने 2 डेसिमल प्लेस तक दिखनी है। स्टॉप वॉच जो है वो अगर आपको पता है कि डिजिटल स्टॉप वॉच जो है वो 2 डेसिमल प्लेस तक वैल्यू दिखाता है। अगर आप 2 डेसिमल प्लेस तक वैल्यू लिखेंगे तो सही। और अगर आप उसमें जो है ह्यूमन रिएक्शन एरर को आप देखेंगे कि जी अगर आपने स्टॉप वॉच से एक टाइम नोट किया है दैट इज 13.20 सेकेंड, तो आपको पता है इसमें इसमें जो एरर होती है ह्यूमन रिएक्शन एरर वो 0.2 2.34 इस तरह होती है। तो लेट्स से दिस इज 0.3 सेकेंड। तो आप देख लेंगे 1 डेसिमल प्लेस पे, ये जो है ये 2 डेसिमल प्लेस पे। तो आप क्या करते हैं, कैमरेज अलाउ करती है कि आप स्टॉप वॉच से टाइम 1 डेसिमल प्लेस पे भी लिख सकते हैं, क्योंकि एरर एरर से ज़्यादा वैल्यू प्रिसाइज नहीं हो सकती। कहने का मतलब आपको समझ आ गया होगा कि अगर एरर 1 डेसिमल प्लेस पे है तो वैल्यू जो है वो 2 डेसिमल प्लेस तक उसूलन नहीं लिखनी चाहिए, 1 डेसिमल प्लेस तक लिखनी चाहिए, लेकिन कैमरेज अलाउ करती है। When a value is calculated from a measured quantity, okay, except by addition or subtraction, the appropriate number of significant figures for the calculated value usually depends on the measured quantity with the least number of significant figures। इस बात का क्या मतलब है, अगर आपने एक क्वांटिटी एक्स है, ये रॉ डेटा है, ये आपने 2.0 और वाई जो है वो 13.0 है, आप जेड कैलकुलेट कर रहे हो दैट इज वाई ओवर एक्स। उसने बता दिया कि जी अगर आपके पास मेजरमेंट वो प्रोडक्ट और डिवीजन वाला रूल है, तो फिर आपने लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स लिखने हैं। मतलब इसमें 2 सिग्निफिकेंट फिगर है और इसमें 3 सिग्निफिकेंट, तो इसके आंसर को 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक आपने राउंड ऑफ करना है। ओके जी। तो जब भी रॉ डेटा से कैलकुलेटेड डेटा पे जाएंगे तो सिग्निफिकेंट फिगर्स की बात करेंगे। इन दिस क्वांटिटी, इफ दिस क्वांटिटी हैज n सिग्निफिकेंट फिगर्स देन n और n+1 सिग्निफिकेंट फिगर्स आर अप्रोप्रिएट फॉर द कैलकुलेटेड वैल्यू। ये वो बात है कि जिसमें आपको फ्रीडम दे देता है एक सिग्निफिकेंट फिगर ज्यादा करने की। मतलब इसको अगर आप 3 भी लिख देते तो काम चल जाता, लेकिन रूल वही याद रख लें, मिनिमम वाला। अब आप अगर फ्रीडम के चक्कर में रहेंगे ना तो सम टाइम आप गलती करके हो सकता है कि आप 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स ज्यादा कर दें। फॉर एग्जाम्पल, इफ वैल्यूज ऑफ ए पोटेंशियल डिफरेंस एंड ए करंट आर मेजर्ड टू 2 and 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स। एक करंट पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू 2 सिग्निफिकेंट फिगर है और करंट 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स है। और अगर आपने देन द करस्पॉन्डिंग रेजिस्टेंस निकालना चाह रहे हैं, तो आपको पता है रेजिस्टेंस जो है वो क्या होती है, वी ओवर आई। तो उस सूरत में डिवीजन वाला रूल लगेगा, लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स आप इस्तेमाल करेंगे। लीस्ट मतलब 2, या एक फ्रीडम जो आपको दी है 2 से ज्यादा तो चलेगा, लेकिन नॉट 1 और 4। ओके, द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स मे इफ नेसेसरी वेरी डाउन ए कॉलम ऑफ वैल्यूज फॉर ए कैलकुलेटेड क्वांटिटी। ऑब्वियसली मैं आपको इसकी एग्जांपल दूंगा। लेकिन जब आप क्वांटिटीज आपकी ऐड हो रही हैं और माइनस हो रही हैं तो फिर लीस्ट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस देखते हैं। ओके, मसलन अगर ए आपके पास है रॉ डेटा 2.0 सेंटीमीटर और बी जो है वो 13.0 सेंटीमीटर, तो जब आप बी माइनस ए करेंगे ना तो लीस्ट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस को 1 डेसिमल प्लेस पे आप रिकॉर्ड करेंगे। ओके जी, चलें आगे चलते हैं। रूल मैंने आपको सारे पढ़ के सुना दिए। अब एक मैं पेपर दिखाता हूँ आपको, और ये कैम्ब्रिज का एक स्टूडेंट का चेक पेपर है, स्टूडेंट ने मंगवाया था, फिर मैंने कहा आपके साथ शेयर कर दूँ।
अब देखें जी, इसमें क्या हो रहा है कि इन दिस एक्सपेरिमेंट यू विल इन्वेस्टिगेट द डेंसिटी ऑफ द लिक्विड, or you have been provided with U-tube containing colored water. The U-tube has two sides A and B. Okay, as shown. The wooden strip is supported by a stand and clamp not shown. Okay, ji, this is colored water U-tube. You are provided with a beaker containing oil. Okay, और उसने आपने क्या करना है कि जी इस साइड पे ऑयल पुट करना है अराउंड जो है वो 7 सेंटीमीटर। पहली बात आ जाती है जी मेजर्ड एंड रिकॉर्ड वैल्यूज। अब देखिए अक्सर बच्चे यहाँ पे लैब में हमसे सवाल करते थे कि जी जब उसने खुद कहा है 7 करना है तो नीचे 7 से ऊपर नीचे भी हो सकता है, तो भाई अप्रोक्सीमेटली 7 सेंटीमीटर आपने ऑयल का लेवल होना चाहिए, और उससे ऊपर नीचे भी थोड़ा बहुत हो सकता है। जैसे स्टूडेंट का जो है वो क्या था, 8.4 सेंटीमीटर था। कैम्ब्रिज ने क्या है इसको अलाउ किया है, कोई मसला नहीं है। और बच्चे ने क्या किया है कि एक जो वैल्यू रिकॉर्ड की है, क्योंकि ये मीटर रूल से मेजर था, तो आप देख लें कि उसको 1 डेसिमल प्लेस तक रिकॉर्ड किया हुआ है। ओके, उसके बाद यूज ए पिपेट टू स्लोली पुट ऑयल इनटू बी। इस तरफ ऑयल आपने डालना है और इसको अप्रोक्सीमेटली इसने कहा है 3 सेंटीमीटर तक रखें। ऑयल कॉलम जो है वो इस साइड पे, और इसको ए और इसको बी। इसने कहा मेजर एंड रिकॉर्ड एच। तो दोबारा स्टूडेंट ने उसको 3.3 सेंटीमीटर, उसकी 3.3 आ रही होगी तो उसने 3.3 सेंटीमीटर लिख दिया। उसके बाद उसने कहा कि जी ए और बी मेजर करें। देख लें, ए भी मीटर रूल से मेजर किया, बी भी मीटर रूल से मेजर किया, स्टूडेंट ने 1 डेसिमल प्लेस पे रिकॉर्ड किया दोनों को। मोस्टली जो हमारे स्टूडेंट गलती करते हैं वो जीरो की बात नहीं करेंगे, वो यहाँ पे 23 सेंटीमीटर लिख लेंगे, तो ये गलत होगा बच्चों। अच्छा यार, कैलकुलेट वाई यूजिंग बी माइनस है। अब देखें बी, ये फार्मूला लगाया है और इसमें आपको पता है कि जब माइनस हो रहे हो तो डेसिमल प्लेसेस का ख्याल रखें। अब आप देख लें 27.6 और 23.0, लेकिन इसको क्या होना चाहिए, 1 डेसिमल प्लेस में होना चाहिए, 4.6 होना चाहिए। स्टूडेंट ने क्या किया, 4.60 लिख दिया है। स्टूडेंट ने सिग्निफिकेंट फिगर का ख्याल यहाँ पे रख दिया है, लेकिन कैम्ब्रिज ने फिर भी उसको नंबर दे दिए। उसूलन ने इसको क्या लिखना चाहिए था, उसूलन लिखना चाहिए था इसको 4.6 सेंटीमीटर। ओके, लीस्ट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस, लेकिन 1 की जो फ्रीडम थी उस फ्रीडम में उस बच्चे को नंबर मिल गए। अच्छा यार, रिपीट दिस पार्ट विद इंक्रीजिंग अमाउंट्स ऑफ ऑयल इन बी अंटिल यू हैव 6 सेट्स ऑफ रीडिंग्स। अब देखें इसमें जो बी में है ना, यू हैव टू इंक्रीज द लेवल ऑफ ऑयल सो दैट यू हैव 6 सेट ऑफ रीडिंग्स। तो बी की, अब देख लें बी की वैल्यूज पहले क्या आ रही थी, 27.6। अब आपने इसके अंदर है कि आपने जो है वो उसको इंक्रीज करना है। वैल्यूज ऑफ ए बी एंड वाई, ये सारा यहाँ पे मेंशन होता है। क्या क्या करना है आपने, टेबल के अंदर ए की वैल्यू चाहिए, बी की वैल्यू चाहिए, एच की वैल्यू चाहिए और वाई की वैल्यू चाहिए। वाई क्या है बच्चों, यहाँ पे आपको पता है बी माइनस है। ओके बच्चों, सो एच क्या है, एच इस ऑयल का लेवल है। तो बच्चे ने क्या किया जी, स्टूडेंट ने यहाँ पे लिखा है रिकॉर्ड योर रिजल्ट्स इन द टेबल, सम ऑफ योर वैल्यूज ऑफ वाई में भी नेगेटिव, क्लियरली लिखा हुआ है। अब देखें ये आपके पास बच्चों क्या है, ये कॉलम रॉ डेटा, एच इज रॉ डेटा, ए इज रॉ डेटा, बी इज रॉ डेटा, और जो वाई है ना बच्चों, दिस इज कैलकुलेटेड। सबसे पहली बात आपने क्या करनी है, अब देखें स्टूडेंट ने कॉलम हेडिंग विद यूनिट्स, यहाँ पे एच सेंटीमीटर में बच्चे ने लिख दिया। आगे देखें जो है ए सेंटीमीटर में लिख दिया, बी सेंटीमीटर में, और वाई भी सेंटीमीटर में। अगली बात बच्चों देखो, बच्चे को कॉलम हेडिंग विद यूनिट का एक नंबर मिल गया। कहीं अगर एक जगह भी आप मिस कर देंगे ना यूनिट को, तो फिर आपका कॉलम हेडिंग का जो नंबर होगा वो मिस हो जाएगा। मतलब बच्चा अगर फॉर एग्जांपल स्टूडेंट यहाँ पे ये सेंटीमीटर ना लिखता, किसी एक जगह मिस कर देता, मीन टू से दिस, तो वहां पे क्या होता, उसको कॉलम हेडिंग विद यूनिट का नंबर ना मिलता। तो इसलिए बी केयरफुल, ये एक नंबर बहुत कीमती होता है, आपने एक एक चीज का ख्याल रखना है। अक्सर बच्चे सवाल पूछते हैं जी टेबल आपने, टेबल जो ड्रा करना है वो पेंसिल से ड्रा करना है या पेन से ड्रा करना है। तो देख लें आप टेबल के अंदर वैल्यूज स्टूडेंट ने क्या की हुई हैं,
जो बॉल पॉइंट से वैल्यू डाली हुई है, और टेबल भी जो ड्रा है वो आपके पास जो है वो यहाँ पे बॉल पॉइंट से ड्रा है। तो टेबल के लिए कोई कंडीशन नहीं है, आप जिसमें मर्जी करें। ओके, अच्छा जी, अब एच की वैल्यू देख लें। ईच वैल्यू जो है वो बच्चे ने क्या की है भैया, 1 डेसिमल प्लेस तक। अगर आप इस एक को भी मिस कर देंगे ना, तो कंसिस्टेंसी जो है ना एच की, उसका नंबर आपका लूज होगा। फिर एक ही देख लें, विकास मीटर रूल से मेजर्ड है सारी 1 डेसिमल प्लेस तक, ये भी मीटर रूल से मेजर्ड है सारी 1 डेसिमल प्लेस तक। ओके, वाई क्या है, वाई कैलकुलेटेड वैल्यू, और कैलकुलेटेड वैल्यू क्या है, बी माइनस है। तो देख लें कि बच्चे को यहाँ फ्रीडम का नंबर मिला है, अदरवाइज क्या होना था कि बी माइनस ए में जब आप करते हैं तो लीस्ट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस देखें। यहाँ पे डिवीजन वाला केस नहीं, यहाँ पे मल्टीप्ली सब्ट्रैक्शन वाला केस है, तो वहाँ डेसिमल प्लेसेस देखते हैं। इसलिए आपको मोस्टली जो है वो डिवीजन या मल्टीप्लिकेशन वाला केस आता है। अब जहाँ पे वैल्यूज माइनस आई है तो बच्चे ने माइनस लिख दिया है, ठीक है। तो इस टेबल में बच्चे को जो है वो आप देखें, यहाँ पे अगर आपने 6 सेट्स ऑफ मेजरमेंट किया हुआ है तो आपको 4 नंबर मिलेंगे, ठीक है, इस केस में। और बाकी 3 नंबर किस चीज़ के हैं, ये टोटल 7 नंबर का है, वो आप देख लें। यहाँ पे मैं आपको मार्किंग स्कीम भी पढ़ के सुनाता हूँ इसमें। ये देखें, 6 सेट्स ऑफ रीडिंग्स ऑफ एच एंड वाई विद करेक्ट ट्रेंड। ओके, और उसमें बच्चों एंड विदाउट हेल्प जो है आपके पास क्या है, स्कोर्स 4 मार्क्स। अगर आपने कहीं हेल्प ली है तो फिर आपको जो है वो, आपको पता है मेजर हेल्प होगा तो -2 होंगे, माइनर होगा तो -1। 5 सेट्स अगर आप करेंगे तो यू विल स्कोर 3 मार्क्स। बच्चे अक्सर 6 रीडिंग्स पूरी नहीं लेते, 5 रीडिंग्स ले लेते हैं टाइम की वजह से, तो उनको 4 नंबर में से 1 नंबर कटेगा। अच्छा बच्चा, दूसरी बात, रेंज का जो नंबर है ना, रेंज एच मैक्सिमम शुड बी ग्रेटर देन 18 सेंटीमीटर। यहाँ पे अक्सर बच्चे मार्क खा जाते हैं। कि देखिए आपके पास जो एच की वैल्यू है वो यहाँ से लेके इधर तक आप उसको जो है वो ला सकते हो, ओके, यहाँ तक। तो एग्जामिनर को पता है कि जी, अब बच्चे क्या करते हैं जी, आयल का छोटा छोटा लेवल डालते रहते हैं और वो यहाँ तक की 6 रीडिंग्स पूरी कर लेंगे, तो फिर 1 नंबर जाएगा। तो मैक्सिमम जो वैल्यू आपकी एच मैक्सिमम वो 18 से ज्यादा होना चाहिए, जैसा कि इस बच्चे का 18.5 है। अगर स्टूडेंट ने क्या किया होता, 15 तक, यहाँ तक उसकी 6 सेट ऑफ रीडिंग्स ले ली होती, तो फिर 1 नंबर जाता। दूसरा बच्चों का अहम सवाल होता है कि सर क्या हम इन वैल्यूज के बीच में गैप सेम रखें, ये अक्सर बच्चे पूछते हैं। तो आप देख लें, यहाँ पे देखें कि 3.3 और अगली वैल्यू है 6.1, और उससे अगली वैल्यू जो है वो है, तो गैप बच्चे ने सेम नहीं रखा हुआ, और सेम रखना जरूरी नहीं होता। ओके, एक रेंज का नंबर लाजमी है कि आपके पास जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, एच है जो भी है, आपने देखना उसकी उसकी जो रेंज है मैक्सिमम उसको कवर करना है। मतलब अगर आप लेंथ ऑफ पेंडुलम देख रहे हैं और उसको चेंज करके 6 सेट्स ऑफ रीडिंग्स ले रहे हैं, और आपको पता है मैक्सिमम लेंथ अगर आपकी 100 सेंटीमीटर तक है, और आप 40 सेंटीमीटर तक 6 रीडिंग्स ले लेते हो, तो फिर आपको रेंज का नंबर चला जाएगा। तो आपने एज मच एज पॉसिबल आपने उतनी रेंज कवर करनी होती है, ठीक है। इसका 1 नंबर है बच्चों। फिर column headings, each column headings must contain quantity and unit where appropriate. The presentation of quantity and unit must confirm the accepted scientific convention। ये दी है। 1 नंबर है कॉलम हेडिंग विद यूनिट, 1 नंबर है रेंज का, 1 नंबर है कंसिस्टेंसी का। ऑल वैल्यूज ऑफ एच ए बी मस्ट बी गिवन टू नियरेस्ट मिलीमीटर, ठीक है। वजह क्या है कि रॉ डेटा का, एक रॉ डेटा का कॉलम जो है वो, उसमें वैल्यू जो है सेम नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस में होनी चाहिए, क्योंकि आप एक इंस्ट्रूमेंट से ही मेजर कर रहे हैं। एच को मीटर रूल से मेजर कर रहे हैं तो एच के सारा कॉलम जो है 1 डेसिमल प्लेस पे, ए को भी मीटर रूल से मेजर कर रहे हैं, सारा कॉलम 1 डेसिमल प्लेस पे, बी को मीटर रूल से मेजर कर रहे हैं, सारा कॉलम 1 डेसिमल प्लेस पे। अब वाई के जो सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं उसके यहाँ पे नंबर ही नहीं है, इसलिए जो है वो बच्चे ने एक सिग्निफिकेंट फिगर ज्यादा रखा हुआ है, तो उसका नंबर फिर भी उसका नंबर इसलिए नहीं काटा। तो ये याद रखनी है आपने इंपॉर्टेंट बात, कि जब भी रॉ डेटा होगा तो आपके डेसिमल प्लेसेस, और जब कैलकुलेटेड डेटा होगा तो उसके सिग्निफिकेंट फिगर्स। ओके बच्चों, अच्छा, अब हम चलते हैं एक दूसरे एक्सपेरिमेंट की तरफ। इसमें क्या हो रहा है इस एक्सपेरिमेंट में
कि in this experiment a tube is suspended from length of wool, ये है और ये tube है. The tube will be rotated. You will investigate how the time taken for the rotating tube to momentarily come to rest depends on the length of wool holding the tube. आपने देखना है कि जी इस ट्यूब को आपने रोटेट करना है, ट्विस्ट करना है और देखना है कि जी वो कब उस पे आई, एक लम्हे के लिए रेस्ट पे आई, तो वो टाइम नोट करना है. अटैच द वूल ऑफ द मिडल ऑफ द ट्यूब मेकिंग यूज ऑफ द ग्रूव on the tube of the position wool correctly. Okay जी. Clamp the other end of the wool securely using the two wooden blocks. These are wooden blocks और ऐसे आपने इसको सस्पेंड कर लेना है. ये हमारा इसमें ना मकसद सिर्फ सेटअप कराना नहीं है, आपको टेबल कंप्लीशन की तरफ है. The length should be 50 centimeter. Okay, the length L should be 50 centimeter. This length. Keep the wool taut and the tube horizontal. Okay. Turn the tube through a 10 complete turns in order to twist the wool. आपने क्या करना है कि इसको 10 turns तक twist करना है. Mark at end of the tube. The mark at one end of the tube is to help you count complete turns. Okay जी. एक साइड को आप मार्क कर लें ताकि complete turns का आपको अंदाजा हो जाए. When you release the tube, you will the wool will untwist obviously and then twist again before coming to rest momentarily. जब आपके पास untwist होती जाएगी, एक वक्त आएगा कि वो दोबारा से twist होना शुरू हो जाएगी. तो अब आपने करना है कि जब वो twist होना शुरू हो जाएगी तो it will then untwist in the other direction. Release the tube and measure and record the time t taken for the tube to come to rest momentarily for the first time. Okay. तो आपने टाइम यहाँ पे रिकॉर्ड कर देना. अब देखें टाइम आप स्टॉप वॉच से रिकॉर्ड कर रहे हैं तो स्टॉप वॉच, अब ये जो पेपर है ये कैमरेज का चेक पेपर नहीं है, ये वैसे ही मतलब परफॉर्म किया हुआ है और एक आइडियल पेपर है. मैं इसे आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि आपको सिग्निफिकेंट फिगर्स का अंदाजा हो. आपने क्या करना है कि जी लेट्स से आपका टाइम आया 10.21 सेकेंड, ये भी लिख सकते हो या 10.2 सेकेंड भी लिख सकते हो. मैंने आपको बोला है कि स्टॉप वॉच के केस में दोनों एक्सेप्टेबल. अब आपने क्या करना है, चेंज द लेंथ L and repeat A and B until you have 6 set of readings. Values for L and T. You should be L should be in the range from 10 centimeter to 50 centimeter. और include values this. अक्सर बच्चे यहाँ पे एक पेपर उनके जहन में होता है और वो टेबल के अंदर ना अपने से कोई कॉलम ऐड करके, तो जैसे टाइम पीरियड आपने लिया सिंपल पेंडुलम का और टी स्क्वायर किसी एक्सपेरिमेंट में लिया था, तो यहाँ पे वो अपने से अज्यूम कर लेते हैं कि जी यहाँ पे भी हमने टी स्क्वायर लेना है. नो, इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना है और इंस्ट्रक्शन के मुताबिक आपने काम करना है. जैसे उसने कहा जी स्क्वायर रूट L लेना है, तो आपने आपके पास एक रीडिंग आ गई जी लेंथ की सेंटीमीटर में. फिर T1 जो अनट्विस्ट होने का टाइम होगा और उसको, और फिर दूसरी दफ़ा लेके तीसरी दफ़ा लेके फिर आपने क्या करना है, इनका एवरेज ले लेना. अच्छा, यहाँ पे भी बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि कब रिपीटेड वैल्यूज लेनी है, कब नहीं लेनी, 2 लेनी है, 3 लेनी है, 4 लेनी है, कितनी लेनी है. इस टेबल में 3 वैल्यूज लेके उनका एवरेज किया हुआ है, लेकिन ज़रूरी नहीं आप 3, आप 2 भी ले सकते हैं. ओके. और समटाइम आपको नहीं पता होगा कि रेपिटेशन का नंबर है या नहीं है. जब भी स्टॉप वॉच से ऑसिलेशन के एक्सपेरिमेंट्स होंगे तो आप क्या करें कि जी उनका टाइम जो है 2 दफ़ा लेके कम से कम जो है मल्टीपल रीडिंग्स का फिर आपने एवरेज आउट करना है. फिर उसके बाद जो है जैसे पिछले एक्सपेरिमेंट में था उसमें कोई रिपीट करने की ज़रूरत नहीं थी. तीसरी चीज़ आ गई जी स्क्वायर रूट L. अब देखें अक्सर बच्चों ये बात करते हैं कि जी यहाँ पे यूनिट जो है आपने सेंटीमीटर में लिखती. नो, स्क्वायर रूट L की यूनिट क्या होगी, सेंटीमीटर L की होती है और पावर 1/2, ये पावर इसके ऊपर एज इट इज आएगी. ठीक है, क्योंकि आप लेंथ सेंटीमीटर में देख रहे थे. अब यहाँ पे देख लें कि जी लेंथ की तमाम वैल्यूज इस कॉलम में ये रॉ डेटा है. रॉ डेटा कहाँ से कहाँ तक आएगा,
इस टेबल का रॉ डाटा बच्चों यहाँ से यहाँ तक ये रॉ डाटा है, ठीक है। और ये अगले दो कॉलम जो है कैलकुलेटेड डाटा। अब रॉ डाटा के एक कॉलम में डेसिमल प्लेसेस सेम होनी चाहिए, ठीक है। टी स्टॉप वॉच से लिया हुआ है तो वही वन डेसिमल प्लेस पे यू कैन रिकॉर्ड, ओके। फिर आप देखें यहाँ पे भी, यहाँ लेंथ का जो है वो जो गैप है वो 6 का रखा गया है। अगर आप इक्वल रख लें तो बेहतर है, ना भी रखें तो कोई मार्क्स नहीं है, तो इसलिए जो है वो ये चीज़ देख लें। एंड पे देख लें, एंड पे इसमें भी ऐड का हो गया तो कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर टी जो है सारा ये भी देख लें वन डेसिमल प्लेस पे, तीसरी रीडिंग भी वन डेसिमल प्लेस पे। अब देख लें यहाँ कैलकुलेटेड डाटा का क्या रूल होगा। ये तीनों वैल्यूज को लेके एवरेज आउट करना है, और एवरेज में आपको पता है एडिशन आएगी। एवरेज लेना है इन तीनों को सम करके डिवाइडेड बाई 3, तो वो देख लें कि वन डेसिमल प्लेस पे वैल्यू रिकॉर्ड की गई है, क्योंकि लीस्ट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस आंसर में आना चाहिए। इसी तरह ये बच्चों दूसरे इसमें आ गई, तीसरे में आ गए, चौथे में आ गया ये। अब स्क्वायर रूट एल लेना है, इसका क्या मतलब होगा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसके अगर सिग्निफिकेंट बच्चों 3 है ना, तो यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर भी 3 होने चाहिए, राउंड ऑफ करना। अगली वैल्यूज में भी 3 है तो इधर देख लें 3 होने चाहिए। जरूरी नहीं थे, अगर इसमें फॉर एग्जाम्पल 2 होते, ये एक वैल्यू शुरू में जो है लेंथ फॉर एग्जाम्पल 8.0 होती तो 2 सिग्निफिकेंट फिगर है, तो यहाँ पे फिर इसको 2 में होना चाहिए था। अब देख लें 3 3 3 सिग्निफिकेंट फिगर, 3 सिग्निफिकेंट, ईच वैल्यू को कंपेयर करना है। इसलिए ऊपर उसने बताया था कि जी एक कॉलम में कैलकुलेटेड वैल्यूज में सिग्निफिकेंट फिगर जो है वो फर्क हो सकते हैं। वजह ये है कि अगर पीछे इस एल की वैल्यू यहाँ पे 3 सिग्निफिकेंट फिगर में है तो ये 3 में आएगी। यहाँ कोई वैल्यू ऐसी है फॉर एग्जांपल ये 2 सिग्निफिकेंट फिगर में होती फॉर एग्जांपल, तो ये फिर 2 में होता। तो इस कॉलम में नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर ऊपर से नीचे चेंज हो सकते थे, ठीक है। तो इसकी भी मार्क्स की मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ ताकि आपको अंदाजा हो जाए। मेजरमेंट 1 मार्क फॉर ईच सेट ऑफ रीडिंग्स फॉर एल एंड टी, 1 मार्क फॉर ईच सेट ऑफ रीडिंग्स। ये मेजरमेंट के जो 6 मार्क्स होते हैं ना, वो मैंने आपको बता दिया कि जिस 6 सेट ऑफ रीडिंग्स के यहाँ पे एक नंबर। इफ इनकरेक्ट ट्रेंड देन -1। अक्सर बच्चे परेशान हो जाते हैं जी, बाहर निकल के जी, बच्चे का अगर ग्राफ इस तरह का बन रहा था और उन्होंने उनका फॉल ट्रेंड आ गया, इस तरह आ गया, तो इसको हम कहते हैं कि ट्रेंड गलत है, और उसमें फिर -1 नंबर होता है, इसलिए ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अच्छा जी, फॉर वैल्यूज ऑफ एल इन द स्पेसिफाइड रेंज, इफ एनी वैल्यू ऑफ टाइम इज लेस देन टी देन -1, ठीक है। और हेल्प फॉर द सुपरवाइजर इज -1। ओके जी, ये उसकी बात बता दी कि जी फॉर वैल्यूज ऑफ एल इन स्पेसिफाइड रेंज इफ एनी वैल्यू ऑफ टी इज लेस देन 1 सेकेंड देन -1 होगा। ये मेजरमेंट की क्वालिटी की बात कर रहा है, ओके जी। तो यहाँ पे ऐसी कोई बात नहीं। रिपीट रीडिंग्स, हाँ, अब देख लें इसका रिपीटेड मेजरमेंट का टी फॉर ईच लेंथ, इसका एक नंबर है, ठीक है। तो इसलिए जो है बेहतर होता है कि आप चीज़ों को रिपीट कर लें जब टाइमिंग एक्सपेरिमेंट आएगा इस तरह। रेंज का जो है लेंथ, मिनिमम लेंथ जो है 12 से कम होनी चाहिए, मैक्सिमम जो है वो 48 से ज़्यादा होनी चाहिए। ये रेंज का एक नंबर होता है कि जी अक्सर बच्चे यहाँ पे नहीं समझते कि जी हमने रेंज कितनी रखनी है। तो अब देखते हैं कि जी द लेंथ, यहाँ पे लिखा है द लेंथ ऑफ शुड बी 50 सेंटीमीटर, ठीक है। और उसके बाद जो है उसी के अंदर आपने जो है इसको चेंज करते रहना है, और 50 और 12 के बीच, 12 से मिनिमम जो है 12 से कम होनी चाहिए, जो कि यहाँ पे देख लें मिनिमम 12 और 12 से कम एक्सेप्टेबल है, ठीक है। और मैक्सिमम जो है वो 48 से ज़्यादा होनी चाहिए, जो मैक्सिमम यहाँ पे ये 50 से 50 रखी हुई है, ठीक हो गया। Column headings each must include a quantity unit where appropriate. Ignore units in the body of the table. हाँ, अब अक्सर बच्चे जो हैं
वो यूनिट यहाँ बॉडी ऑफ द टेबल में भी लिखना शुरू हो जाते हैं, ये बहुत ज़्यादा गलती करते हैं। यहाँ पे वो लिखेंगे सेकेंड सेकेंड। भाइयों जब ऊपर आपने तो लिख दिया ना तो इसका यही मतलब है फिर नीचे नहीं लिखना। लेकिन कैम्ब्रिज फिर भी रैम खा रहा है आप पे। देयर मस्ट बी सम डिस्टिंग्विशिंग मार्क बिटवीन द क्वांटिटी एंड द यूनिट। अच्छा अक्सर बच्चे जो है वो ये नहीं देखते कि जी क्वांटिटी और यूनिट के अंदर जो है वो कोई फर्क नहीं रखते होते, ठीक है। सो ये एक्सेप्टेबल है, टी सेकेंड, टी इन सेकेंड, टी इन सेकेंड, ठीक है, ये एक्सेप्टेबल है। अगर आपने ऐसे लिख दिया टी एस तो कोई भी आपने डिस्टिंग्विश नहीं किया कि क्वांटिटी कौन सी है, यूनिट कौन सी है। कंसिस्टेंसी ऑफ रॉड रीडिंग्स, इसका एक नंबर है। ऑल वैल्यूज ऑफ एल मस्ट बी गिवन टू नियरेस्ट मिलीमीटर। वजह ये है कि आप मीटर रूल से देख रहे हैं जिसपे लीस्ट काउंट जो है वो 1 मिलीमीटर होता है, तो इसका एक नंबर है। ओके, सिग्निफिकेंट फिगर्स देख लें। इफ एल इज गिवन टू two significant figures, then accept square root L, 2 or 3 significant figures, one more. If L is given to 3 significant figures, then accept 3 or 4. If L is given to 4 significant figures, accept 4 or 5. तो याद रखना कि ये डिपेंड करता है एल की वैल्यू पे। एल की वैल्यू अगर 2 सिग्निफिकेंट फिगर में, या आप 2 या 1 ज्यादा रख सकते हैं, बट 3 4 नहीं रख सकते, ठीक है, या 1 4 नहीं रख सकते। अगर एल की कोई दूसरी वैल्यू 3 में है ना भैया, तो फिर 3 या 4 आप रखेंगे। 4 में है तो 4 और 5 रखेंगे, ठीक है। एक नंबर फिर इसका चेक स्क्वायर रूट एल फॉर द लार्जेस्ट एल, इफ इनकरेक्ट राइट इट इनकरेक्ट वैल्यू। तो बेसिकली क्या है कि जी आपकी ये कैलकुलेशन भी चेक करता है एग्जामिनर, स्क्वायर रूट एल की कैलकुलेशन भी देखेगा, और किस किस चीज़ के नंबर होते हैं वो मैंने आपको क्लियरली बता दिया। मुझे उम्मीद है आपको ये बात क्लियरली समझ आई होगी, और इस वीडियो के बाद अब आपके जहन में ये नहीं डाउट होगा जी कि कब हमने वो देखना है और कब हमने डेसिमल प्लेसेस देखने हैं, कब हमने सिग्निफिकेंट फिगर्स देखने हैं। तो एक तो मैंने कैम्ब्रिज का चेक पेपर आपको दिखा दिया, और दूसरा जो है वो भी आइडियल पेपर था, वो दिखा दिया है। तो अब मुझे उम्मीद है कि आपको ये कभी भी मसला नहीं होगा। ओके जी। तो अगर आपको कोई भी डाउट हो इस हवाले से, जरूरी नहीं होता हर चीज़ बच्चे को समझ आ जाए, तो फिर आप नीचे कमेंट में लिख सकते हैं कि जी हमें सर इस चीज़ में समझ नहीं है, आप प्लीज़ बता दें।